हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो जहाँ तक थे उसके आगे बढ़ेंगे आज। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था बक्सर युद्ध पर। बक्सर युद्ध की कहानी कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, हम लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से देख लिया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ कौन कौन थे, बंगाल बंगाल का नवाब मीर कासिम, और अवध अवध भी इसमें शामिल था। अवध का नवाब जो था सुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी इसमें शामिल थे। तो युद्ध की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने नवाब बनाया था मीर कासिम को। अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बनाया था। तो अंग्रेज चाहते थे कि ये हमारी हमारे इशारे पर काम करे मीर कासिम। उससे अंग्रेज मीर कासिम को कठपुतली शासक के तौर पर इसे देखना चाहते थे। उसे अंग्रेज चाहते थे हम जो जो कहे वो करे, अपनी मर्जी से कुछ ना करें। अंग्रेज एक कठपुतली शासक की तलाश में थे। और जब मीर कासिम अपने सभी वादों को पूरा करता है तो अंग्रेजों को ऐसा लगता है हमें जिस शासक जैसे शासक की तलाश थी वैसा शासक हमें मिल गया है। अंग्रेजों को लगा था कि मीर कासिम ने सभी वादों को पूरा किया है। मीर कासिम कठपुतली शासक के तौर पर कार्य करेगा, जो जो हम कहेंगे वही करेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं आगे कुछ ऐसा होता है। मीर कासिम अंग्रेजों की बातों को नहीं मानता है। अब उसने जो जो वादे किए थे उन सभी वादों को पूरा किया। मीर कासिम ने सभी वादों को पूरा किया, लेकिन पूरा करने के बाद वह संप्रभु शासक के तौर पर कार्य करने लगता है। हम लोगों ने बात किया था। तो इससे क्या होता है, अंग्रेज काफी चिढ़ जाते हैं। मीर कासिम को लगा था आज नहीं तो कल ये हमें भी हटाने की प्लानिंग करेंगे, जैसे मीर जाफर को हटा दिया। तो मीर कासिम ऐसा कुछ अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, बंगाल की अर्थव्यवस्था और बंगाल की सैनिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मीर कासिम कुछ कार्य भी करता है। हमने उसमें बात किया था, जैसे मीर कासिम ने जो राजधानी थी बंगाल की पहले मुर्शिदाबाद थी, तो मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर में शिफ्ट कर दिया था। तो अंग्रेज इससे काफी चिढ़ गए थे। अंग्रेजों को यह बात पसंद नहीं आई। और मीर कासिम ने क्या किया, राजधानी तो शिफ्ट किया ही किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर में राजधानी शिफ्ट किया ही किया, उसके साथ साथ क्या किया मीर कासिम ने, वहां पर तोप और बंदूक का कारखाना भी लगा दिया। तो इससे अंग्रेज और भी चिढ़ गए। और मीर कासिम ने क्या किया था, मीर कासिम ने अतिरिक्त कर लगाया, भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाया, और जो जमींदारों से जो बकाया राजस्व था वो सब वसूली किया। तो जो अंग्रेज थे ये सब देख के चिढ़ेंगे ही। अंग्रेज ये सब देख के चिढ़ रहे थे, अंग्रेजों को ये सब बात पसंद नहीं आ रही थी। और मीर कासिम ऐसे कार्य करता जा रहा था। उसके आगे हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा था कि तनाव कैसे बढ़ता है। तनाव तो यहाँ से शुरू हो गया था, उसके आगे और तनाव बढ़ाने वाली कुछ घटनाएं होती हैं। जैसे एक बिहार का जो नायब सूबेदार था राम नारायण, वो अंग्रेजों का बहुत ही भरोसेमंद अधिकारी था। उसको अंग्रेजों ने कहा था इसको कुछ मत करना, लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेजों की इच्छा के विरुद्ध जाते हुए राम नारायण को टपका दिया था, और इससे अंग्रेज और चिढ़ गए थे। तो अंग्रेज भी क्या करते थे, जो मीर कासिम के अधिकारी थे उनको समय समय पर बीच बीच में से उनको अपमानित करते रहते थे। और जो प्रजा रहती थी आम जनता को काफी प्रताड़ित करते थे, उन्हें कोड़े मारते थे और सस्ते दामों पर उन भारतीय वस्तुओं को खरीदते थे, जबरदस्ती खरीदते थे। तो ऐसे हम लोगों ने बात किया था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि दस्तक को लेकर काफी विवाद होता है। दस्तक को लेकर विवाद कुछ ऐसा होता है कि फ्री ट्रेड की अनुमति किसको थी, कंपनी और कंपनी के कर्मचारियों को, कि दस्तक दिखा देंगे तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंपनी के कर्मचारी क्या कर रहे थे, दस्तक को अवैध तरीके से भारतीय व्यापारी को उपलब्ध करा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, जो टैक्स आता था नवाब के पास, वो टैक्स नवाब के पास अब नहीं आ रहा था। तो नवाब ने इसका विरोध किया। नवाब ने कहा कि भाई तुम फ्री ट्रेड कर ही रहे हो, तो भारतीय व्यापारियों से जो हमें टैक्स आ रहा है वो तो आने दो। लेकिन अंग्रेजों ने बात नहीं मानी। पहले मीर कासिम ने बातचीत से सुलझाने का उसने कोशिश किया था कि बातचीत से ही सुलझ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अंग्रेज उसकी बात नहीं मानते हैं। अंग्रेज अवैध तरीके दस्तक बेचते रहते हैं, दस्तक को पैसे लेके भारतीय व्यापारी को देते रहते थे। तो मीर कासिम क्या करता है, जब वो देखता है कि दस्तक भारतीय व्यापारी खरीद रहे हैं, पैसा तो जा रहा है अंग्रेजों के पास, हमें टैक्स मिल रहा है ना दस्तक से कुछ पैसा मिल रहा है, तो मीर कासिम क्या सोचता है, फ्री ट्रेड कर देंगे तो कम से कम जो भारतीय व्यापारी को पैसा जा रहा है अंग्रेजों के पास, कम से कम वो नहीं जाएगा। तो मीर कासिम ने क्या किया, कहा कि अब आपको व्यापार पर, भारतीय व्यापारी को व्यापार के लिए टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इस बात से अंग्रेज और भी चिढ़ गए। अंग्रेज को यह बात खटक गई, भारतीय हमारी बराबरी कैसे करेंगे, उनको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। हम फ्री ट्रेड करेंगे तो क्या भारतीय भी फ्री ट्रेड करेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे तो क्या भारतीय भी टैक्स नहीं देंगे, उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी मुद्दे पर जो है आगे चलकर 1763 में हम लोगों ने बात किया था, कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं
और एक पटना हत्याकांड करके होता है, हम लोगों ने बात किया था। जैसे 1763 में काफ़ी छोटी मोटी लड़ाई होती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 1763 में जब मीर कासिम हारने लगता है तो जो अवध का नवाब रहता है सुजाउद्दौला, तो मीर कासिम को भागना पड़ता है अवध के पास। मीर कासिम जाता है अवध के पास, उससे मदद मांगता है कि हम अभी हार हार रहे हैं अंग्रेजों से, हमें थोड़ी मदद की ज़रूरत है। तो अवध कुछ पैसे और बिहार क्षेत्र का कुछ ऐसे मांग करता है और अपनी सेना लेके चलता है। और अवध के पास हमने बात किया था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अपने एक मंत्री के डर से अपने प्रांतपति यानी कि अवध के पास बैठे हुए थे। तो जब मीर कासिम आता है अवध से मदद मांगने के लिए, तो अवध के साथ साथ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी जाते हैं बक्सर युद्ध में शामिल होने के लिए, कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो हमने देखा कुछ इस तरीके से कि ईस्ट इंडिया कंपनी है एक तरफ और दूसरी तरफ है अवध, सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये तीनों शक्तियाँ एक तरफ हैं और दूसरी तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम लोगों ने बात किया था जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अवध और मुगल बादशाह, इन तीनों को मिलाकर जो सेना थी, इन तीनों की पूरी सेना लगभग उस 50 से 60 हज़ार की सेना थी इनके पास। और दूसरी तरफ हम लोगों ने बात किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ मात्र लगभग 8 हज़ार कुछ सैनिक थे। उसके बावजूद भी क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी इनको हरा देती है। हालांकि यहाँ पर अंग्रेजों ने चालाकी करने की कोशिश की थी, लेकिन पलासी की तरह यहाँ पर अंग्रेजों की चालाकी चल नहीं पाई थी। तो बक्सर का युद्ध एक आमने सामने की लड़ाई होती है। अंग्रेजी सैनिकों ने यहाँ पर सैनिक क्षमता का प्रयोग किया था, सैनिक शक्ति का जो है प्रदर्शन किया था। यहाँ पर अंग्रेजों ने बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ी थी, तभी तो अंग्रेज जीत भी गए थे। तो हम लोगों ने बात किया था यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और जो भारतीय शासक रहते हैं बंगाल, अवध और मुगल बादशाह, ये सब हार जाते हैं। तो फिर हम उसके आगे बात करने वाले थे कि जब ये सब हार गए, भारतीय हार गए, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ समझौता करेगी अब इन लोगों से। अब जीत गई तो ऐसे थोड़ी छोड़ देगी, कुछ वो पैसे वगैरह की मांग करेगी, कुछ क्षेत्र की मतलब कुछ अपनी शर्तें रखेगी ना। अंग्रेज कुछ अपनी शर्तें तो रखेंगे ही। तो कुछ समझौते होते हैं, कुछ संधियां होती हैं, तो उन संधियों पर हम लोग बात करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कल की वीडियो में कि जब मीर कासिम अवध चला जाता है मदद मांगने, तो अंग्रेज 1763 में मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब बना देते हैं। और आगे चलकर मीर जाफर के कुछ ऐसे प्राकृतिक कारणों से मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। तो फिर अंग्रेज क्या करते हैं, जो मीर जाफर का बेटा रहता है नजमुद्दौला, उसको बंगाल का नवाब बना देते हैं। तो अभी अंग्रेज बंगाल और अवध और मुगल मुगल इन तीनों से संधियां करेंगे। तो हम लोग एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले ये लोग किससे संधि करते हैं अंग्रेज, जो बंगाल का नवाब रहता है नजमुद्दौला, उससे संधि करते हैं। लिखेंगे फरवरी, लिखेंगे फरवरी, फरवरी 1765 में नजमुद्दौला फरवरी 1765 में नजमुद्दौला से संधि। तो अंग्रेज क्या समझौता करते हैं, हम लोगों ने बात किया था कि पलासी की लड़ाई जब होती है, पलासी की लड़ाई से पहले बंगाल के नवाब के पास बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो है सैनिक होते थे। लेकिन पलासी की लड़ाई जब जीत जाते हैं अंग्रेज, तो पलासी की लड़ाई के बाद बंगाल में सैनिकों की संख्या और बहुत ही कम कर दिया था। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर युद्ध के बाद अभी जो संधि करेंगे नजमुद्दौला से, इसको कहेंगे भाई तुमको सेना वेना नहीं रखना है। जो सेना थी पूरी तरीके से सेना को कम कर दिया एकदम, मतलब थोड़ी बहुत ही जो सेना रह गई होगी नजमुद्दौला के पास, मतलब सेना का अंग्रेजों ने कहा कि इसके पास सेना रहेगा तो कल को फिर से हमें चुनौती देगा, तो इसके पास सेना नहीं रहना चाहिए ताकि ये फिर से हमें चुनौती दे ना सके। तो अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में सैनिकों की कटौती कर दी कि अभी भाई तुमको सैनिक रखने की जरूरत नहीं है, अभी हम हैं यहाँ पर। तो बड़ी संख्या में पहले अंग्रेज क्या करते हैं, कटौती करते हैं सैनिकों की। तो उसको लिखेंगे पहले
बंगाल के नवाब की बंगाल के नवाब की बंगाल के नवाब के सैनिकों में कैसे लिखेंगे? बंगाल के नवाब के पास बंगाल के नवाब के पास जो सेना थी उसमें बड़ी संख्या में कटौती की गई। बंगाल के नवाब के पास जो सेना थी उसमें बड़ी संख्या में कटौती की गई। उसमें बड़ी संख्या में इसे लिखेंगे उसमें बड़ी संख्या में सैनिकों की कटौती की गई। और अंग्रेज क्या समझौता करते हैं? और अंग्रेज कुछ ऐसा समझौता करते हैं कि पहले तो उन्होंने जो बंगाल के नवाब के पास जो भी सेना थी उसमें कटौती कर दी कि मान लो तुम्हारे पास सेना रहनी ही नहीं चाहिए। अंग्रेजों ने कहा ससुरा अगर तुम्हारे पास में सेना रहेगी तो कल को फिर से तू हमको चुनौती देगा। मतलब अंग्रेजों ने कहा इसके पास सेना छोड़ना ही नहीं। तो जो भी सेना बची खुची थी उससे भी और भी कम कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि हम लोगों ने तुमको नवाब बनाया है तो अभी जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा तुम करोगे। अंग्रेज कहते हैं अरे बकलोलवा सुन, अभी तो अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। तो नजमुद्दौला करता है अरे सरकार तो केकरा मर्जी से करें? तो अंग्रेज कहते हैं रुक बताते हैं। मुगलों के टाइम पे प्रांत जो थे प्रांत को कहते थे सूबा और जो प्रांतपति होते थे उनको सूबेदार कहते थे। तो एक तरीके से देखा जाए जो नवाब था नजमुद्दौला बंगाल का सूबेदार हो गया। तो अंग्रेजों ने कहा हम बंगाल में एक नायब सूबेदार अंग्रेजों ने कहा हम बंगाल में एक नायब सूबेदार की नियुक्ति करेंगे और तू ससुरा जो भी काम करेगा। अंग्रेज कहते हैं नजमुद्दौला से अंग्रेज कहते हैं कि हम बंगाल में एक नायब सूबेदार की नियुक्ति करेंगे और तू ससुरा जो भी करेगा जो कुछ भी काम करेगा सब कुछ उस नायब सूबेदार से पूछ के करेगा, उसके साथ सलाह पर करेगा। मतलब तो कोई भी काम तो अपनी मर्जी पे नहीं करेगा। अंग्रेज कहते हैं ऐसा नवाब को। मतलब अब जो भी कार्य करेगा नवाब नजमुद्दौला वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा। जो कुछ भी उसे करना है पहले वो पूछेगा नायब सूबेदार से। और उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? नायब सूबेदार की नियुक्ति कर रहे हैं अंग्रेज। जो भी अभी करना है नवाब को पहले नायब सूबेदार से पूछेगा हाँ ये करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना। जब वो कहेगा हाँ ठीक है ये करो तो उसको वो नवाब करेगा। जब नायब सूबेदार कहेगा ये नहीं करना है तो उसको नहीं करेगा। मतलब अभी पूरी तरीके से बंगाल का जो प्रशासन होगा वो नायब सूबेदार की सहायता से संचालित होगा। तो ये पॉइंट भी हम लोग लिख लेंगे। बंगाल का प्रशासन अब नायब नायब सूबेदार की सलाह बंगाल का अब बंगाल का प्रशासन अरे गलत हो गया, लैंग्वेज मैच होना चाहिए ऐसे। बंगाल का प्रशासन बंगाल का प्रशासन नायब सूबेदार की सलाह और सहायता से सूबेदार की
सलाह से संचालित होगा। बंगाल का प्रशासन नायब सूबेदार की सलाह से संचालित होगा, जिसकी नियुक्ति जिसकी नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जाएगी। सूबेदार यानी कि गवर्नर, नायब सूबेदार यानी कि डेप्यूटी गवर्नर। तो अभी अंग्रेजों ने क्या किया, जो बंगाल का नवाब था नजमुद्दौला, उसके सैनिकों की संख्या में कटौती कर दी। बड़ी मतलब कि जितने भी सैनिक थे, बड़ी संख्या में सैनिकों की कटौती कर दी। और अभी कहा कि जो भी तू करेगा, सब कुछ नायब सूबेदार से पूछ के करेगा। तो मतलब कि अब बंगाल के नवाब के पास शक्तियां रह ही नहीं गई। अभी मतलब सिर्फ एक मुखौटा है, सिर्फ कि नवाब है तू, मतलब एक सिर्फ सांकेतिक तौर पर है। अंग्रेजों ने कहा कि बस अभी तू नवाब है, बस नाम मात्र के तू नवाब है, तेरे पास कोई शक्तियां रहेगी नहीं। बंगाल के नवाब के पास अभी कोई शक्तियां रह नहीं गई थी, बस वह नवाब था, नाम मात्र का नवाब था। नवाब जैसी उसके पास कोई शक्तियां थी नहीं, न उसके पास सेना थी वैसी, न वो अपनी मर्जी पर कुछ कर सकता है। तो मतलब अभी जो कुछ भी चल रहा है अंग्रेजों की मर्जी से चलेगा इसके आगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि फरवरी 1765 में संधि हुई किसके साथ, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के साथ। अभी आगे क्लाइव आता है दोबारा से भारत में। क्लाइव के ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा अभी यहाँ पर। क्लाइव के ऊपर बात करें तो क्लाइव जो था वो कंपनी की सेना में क्लर्क था। क्लाइव के पिताजी भी ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे। अब क्लाइव भी कंपनी की सेना में क्लर्क था। क्लाइव बहुत ही साहसी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। हम लोगों ने देखा था जब सेकंड कर्नाटिक युद्ध, जब हम लोग बात कर रहे थे सेकंड कर्नाटिक युद्ध की, उसमें हम लोगों ने देखा था क्लाइव प्रशासनिक अधिकारी था, प्रशासनिक कर्मचारी था, क्लर्क था, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्लाइव, जबकि वो सेना में नहीं था। वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसी के सुझाव पर जो आर्काट घेराबंदी की गई थी, क्लाइव के ही सुझाव पर की गई थी। और जब आर्काट में सफलता मिलती है क्लाइव को, तो उसे ऊंचा पद दे दिया जाता है। और देखते ही देखते क्लाइव ने ऐसे बहुत ही छोटी मोटी लड़ाइयों में सफलता हासिल की थी। अंग्रेजों का जो पूरा मोर्चा ही पलट दिया था, वो किसके द्वारा किया गया था, क्लाइव के द्वारा ही किया गया था। पहले फ्रांसीसियों को पलड़ा भारी पड़ रहा था, लेकिन क्लाइव के आने के बाद पूरी की पूरी जो गाड़ी थी, पूरा जो था पिक्चर जो था पूरा पलटी मार लिया था। अंग्रेजों का पलड़ा अभी भारी पड़ने लगेगा और फ्रांसीसी कमजोर पड़ने लगेंगे। ये सब किसकी वजह से हो रहा था, क्लाइव की वजह से। जैसे आर्काट घेराबंदी जब हुआ था, क्लाइव ने सफलता दिलाई, उसके बाद उसे और भी ऊंचा पद मिला। उसके बाद और भी कुछ छोटी मोटी लड़ाइयों में उसे सफलता मिलती है। और जब बंगाल हम लोग बात कर रहे थे पलासी की लड़ाई में, जब जो बंगाल में था सिराजुद्दौला, जब सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता पर कब्जा किया, अंग्रेजों को वहां से भगाया था, तो फिर से क्लाइव को ही जिम्मेदारी दी गई थी कि कलकत्ता पर फिर से नियंत्रण करना है। तो क्लाइव की वहां पर बहुत ही बड़ी भूमिका थी। क्लाइव सेना भेजता है कर्नाटक से, मद्रास से सेना भेजता है बंगाल में, तो वहां पर वो सेना काम आती है। क्लाइव के नेतृत्व में ही सेना भेजी गई थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था तीसरे कर्नाटिक युद्ध में, जब तीसरा कर्नाटिक युद्ध चल रहा था, तो क्लाइव ने सेना भेजी थी बंगाल से। तो वहां से भी बंगाल से भी सेना भेजी गई थी, किसके द्वारा, क्लाइव के द्वारा। तो क्लाइव लगातार जो है उसको जीत हासिल होती जा रही थी, और क्लाइव को भारत की अच्छी खासी समझ हो गई थी। क्लाइव ने इतनी सफलता हासिल की थी, इतने युद्धों को जीता था, क्लाइव के पास एक अच्छा खासा अनुभव आ गया था। उसे भारत की परिस्थितियों की समझ हो गई थी अच्छे तरीके से। तो अभी क्या हुआ, हम लोगों ने अभी बात किया फरवरी 1765 में, अभी हम लोगों ने बात किया फरवरी 1765 में
ये जो बंगाल में संधि हुई नजमुद्दौला से, ये किसके किसके साथ हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नजमुद्दौला के साथ। तो क्लाइव इस टाइम पर नहीं है। क्लाइव को ऐसे ही देखते देखते जो है, क्लर्क से देखते ही देखते वो गवर्नर बन जाता है, बंगाल का गवर्नर गवर्नर बन जाता है पलासी युद्ध के बाद। तो 1760 में क्या होता है, अंग्रेज 1760 में क्या करते हैं, क्लाइव को वापस बुला लेते हैं ब्रिटेन। तो क्लाइव चला जाता है ब्रिटेन, अच्छा खासा उसका जीवन चल रहा था, जो है बढ़िया से मौज मस्ती कर रहा था। फिर अंग्रेजों ने देखा यहाँ पर संधि हुई नजमुद्दौला से, तो अंग्रेजों ने फिर से क्लाइव को भेजा। उसकी जो उसे भारत की राजनीतिक परिस्थितियों की जो समझ थी क्लाइव को, ये बात पता थी अंग्रेजों को कि इसे, ब्रिटेन वालों को ये बात पता थी कि क्लाइव को भारत की परिस्थितियों की समझ है, अच्छे तरीके से समझ है क्लाइव को। तो इसलिए ब्रिटेन वालों ने फिर से क्लाइव को भेजा भारत। दूसरी बार, पहले एक बार गवर्नर रह चुका था क्लाइव, भारत में बंगाल का गवर्नर एक बार क्लाइव रह चुका था। अभी दूसरी बार उसको, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा जाएगा। तो ये जो संधि हुई नजमुद्दौला से 1765 में, ये तो क्लाइव नहीं था इस टाइम पर। फिर से इसके बाद जो संधि होगी आगे की अवध और मुगल बादशाह के साथ, वो संधियां कौन करेगा? क्लाइव करेगा। तो क्लाइव देखते देखते वो एक जो है कंपनी में क्लर्क था, क्लर्क से देखते देखते गवर्नर बन गया, और फिर से दोबारा उसे गवर्नर बनाया गया बंगाल का। और क्लाइव की यहाँ पर बड़ी भूमिका होती है। जो पहली संधि हुई नजमुद्दौला के साथ, वो तो क्लाइव के नेतृत्व में नहीं हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दूसरा कोई था। दूसरी बार जो संधि होगी अवध और मुगल बादशाह से, वो कौन करेगा? क्लाइव करेगा। तो अभी हम लोग उससे उस पर बात करते हैं। पहले एक बार हम लोग नोट करके लिख लेंगे। हम लोगों ने जो 1765 में नजमुद्दौला के साथ जो संधि देखा, उसके आगे लिखेंगे मई। वो संधि कब हुई नजमुद्दौला के साथ? फरवरी 1765 में। क्लाइव कब आता है? मई में आता है, मई 1765 में। अंग्रेज कहते हैं जाओ भाई, अभी देखो, अभी आगे क्या करना है, भारत को कैसे लूटना है, कैसे अपना जो है वहां पर आगे लूटपाट की जो है संभावना बनी रहे। अंग्रेज कहते हैं जाओ अभी क्लाइव देखो, तुमको क्या करना है, जाओ देखो तुम करो। अभी आगे कैसे लूटपाट करते रहना है हमें, उसके लिए फिर से क्लाइव को भेजते हैं बक्सर युद्ध के बाद, मई 1765 में। मई 1765 में अंग्रेजों ने क्लाइव को मई 1765 में अंग्रेजों ने क्लाइव को दोबारा बंगाल का नवाब बनाकर भेजा। मई 1765 में अंग्रेजों ने क्लाइव को दोबारा बंगाल का, सॉरी नवाब नहीं, गवर्नर, नवाब लिख दिया था मैंने। मई 1765 में अंग्रेजों ने क्लाइव को दोबारा बंगाल का गवर्नर गवर्नर बनाकर भेजा। उसके आगे लिखेंगे क्लाइव ने अवध, कौमा अवध और मुगल और बंगाल के शासक से भी संधि की। तो अभी बंगाल क्लाइव क्या करेगा? अवध का जो शासक रहता है सुजाउद्दौला, अवध से और मुगलों से, अवध से मुगलों से, दोनों से संधि करता है क्लाइव। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अभी आगे किससे संधि करता है क्लाइव? क्लाइव अभी अगस्त में संधि करता है मुगल से, और अवध के शासक से संधि करता है। तो लिखेंगे अगस्त 1765 में मुगल शासक से संधि। अगस्त 1765 में मुगल शासक से संधि। तो इसमें देखेंगे हम लोग, जो मुगल बादशाह रहता है शाह आलम द्वितीय, हम लोग ने बात किया था, अंग्रेजों ने उसको पराजित किया था, तभी अंग्रेज उससे कुछ तो मांग करेंगे ही। तो ये जो बंगाल बिहार उड़ीसा का क्षेत्र था, यहाँ पर बनाता हूँ मैं, जो ये बंगाल बिहार उड़ीसा का क्षेत्र था, इस अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ पर हमें दीवानी का अधिकार, ये भी हमें दे दो। अंग्रेजों ने कहा मुगल बादशाह से, बंगाल बिहार उड़ीसा का क्षेत्र भी हमें दे दो। अंग्रेज चाहते तो ये अधिकार जो बंगाल के नवाब थे उससे भी ले सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से ये अधिकार लिया। क्यों अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी भी जो था, भले ही मुगल कमजोर पड़ गए थे, बंगाल चाहे बंगाल का शासक मुगलों को जो है पैसे वगैरह दे या ना दे, राजस्व दे या ना दे, लेकिन अभी भी बंगाल के नवाब मुगलों को अपने बॉस के तौर पर देखते थे। ये बात पता थी किसको? अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने कागज पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ये समझौता किससे किया? मुगलों से। मुगलों से साइन करवाए, अपनी कागज पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मुगलों से अधिकार लिया, मुगल बादशाह से साइन करवाया वहां पर। तो मुगल बादशाह ने बंगाल बिहार उड़ीसा में दीवानी अधिकार दे दिया किसको? अंग्रेजों को। दीवानी अधिकार का मतलब हम बात करते हैं अभी। दीवानी अधिकार का मतलब, इसमें भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू और माइनिंग से और जंगलों वगैरह से, सीमा शुल्क, जो भी जितना भी इनकम होगा, टोटल इनकम, दीवानी अधिकार का मतलब टोटल इनकम जितना होगा वो पूरा कौन लेगी? अभी कंपनी लेगी। केवल लैंड रेवेन्यू नहीं, टोटल इनकम जो होगी पूरा कौन लेगी? अब कंपनी लेगी। अगर हम लोग बात करें केवल लैंड रेवेन्यू की, तो बंगाल बिहार में उस टाइम पर केवल लैंड रेवेन्यू से, केवल भू राजस्व से लगभग 3 करोड़ से ज्यादा कुछ इनकम होती थी, केवल भू राजस्व से। तो टोटल इनकम तो और भी ज्यादा ही होगा। तो ये पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। वो जो मुगल शासक रहता है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा में दीवानी अधिकार का, दीवान राजस्व वसूलने का अधिकार देता है। दीवानी अधिकार यानी कि टोटल इनकम। इसको लिखेंगे हम लोग, मुगल मुगल शासक ने बंगाल मुगल शासक ने बंगाल बिहार और उड़ीसा उड़ीसा नहीं, ऐसे लिखेंगे, बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकारी, बंगाल बिहार उड़ीसा का, बंगाल बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। मुगल शासक ने
बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। उड़ीसा का कार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, ठीक है। आगे आगे लिखेंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट। और हम लोगों ने बात किया था पहले भी, इधर हो गया बंगाल, इधर हो गया हैदराबाद, इधर कर्नाटक। तो ये कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, ये हैदराबाद हो गया हमारा। तो हम लोगों ने बात किया था कर्नाटक युद्ध में, ये जो रहता है तटवर्ती इलाका आंध्रा का, इसको क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। कर्नाटक युद्ध में भी बात किया था हम लोगों ने। तो कर्नाटक युद्ध में हम लोगों ने बात किया था कि 1766 में क्या होता है, यहाँ का जो निजाम रहता है हैदराबाद में, वो भी समझ जाता है कि अंग्रेजों से पंगा लेना ठीक नहीं है। वो भी 1766 में अंग्रेजों को ये क्षेत्र दे देता है। अंग्रेजों को जो यहाँ पे निजाम रहता है, उत्तरी सरकार का क्षेत्र 1766 में अंग्रेजों को दे देता है। क्यों? क्योंकि 1765 में जो मुगल शासक थे, इस संधि में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उस क्षेत्र का जागीर दे दिया था। जागीर दे दिया था। जो मुगल बादशाह थे, इस संधि में उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का जागीर दे दिया। जागीर यानी कि वहां से जो इनकम होगी, टोटल इनकम वहां से जो होगी, उत्तरी सरकार से जो टोटल इनकम होगा वो अभी कौन लेगा? कंपनी लेगी। जागीर यानी कि वहां से जो इनकम होगा। तो मुगल बादशाह ने उत्तरी सरकार का जागीर दे दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। तो वो ये अधिकार उनको कब मिला? अंग्रेजों को। उत्तरी सरकार का जागीर अंग्रेजों को कब मिल गया? 1765 में ही मिल गया था। मतलब कागज पर तो अंग्रेजों को मिल गया था, कानूनी तौर पर अंग्रेजों को मिल गया था 1765 में ही। उत्तरी सरकार का क्षेत्र अगर हम लोग बात करें, ये अंग्रेजों को कब मिल गया था? 1765 में ही, इस संधि के द्वारा। लेकिन कानूनी तौर पर ये मिल गया था कागज पर। लेकिन अभी अंग्रेजों ने कहा पहले हम कागज पर अपनी स्थिति मजबूत कर लेते हैं, बाद में हम तो तलवार से क्षेत्र तो ले ही लेंगे, बाद में तलवार के दम पर भी क्षेत्र ले लेंगे। तो 1765 में अंग्रेजों ने ले लिया, अधिकार ले लिया कागज पर मुगलों से। और 1766 में क्या करेंगे? अंग्रेज इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लेंगे, क्योंकि जो निजाम रहता है हैदराबाद का, वो भी समझ जाता है कि अंग्रेजों से ज्यादा पंगा लेना ठीक नहीं है हमारे लिए। वो देता है फिर अंग्रेजों को, कहता ले जाओ भैया, उत्तरी सरकार का क्षेत्र ही चाहिए तुमको, ले जाओ। तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग। मुगल शासक ने मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तरी सरकार क्षेत्र का जागीर भी दिया। मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तरी सरकार क्षेत्र का जागीर भी दिया। मतलब वहां से जो इनकम होगी, उत्तरी सरकार से जो इनकम होगी उत्तरी सरकार से, वो अब कौन लेगा? अब लेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब उसके आगे क्या होगा? अंग्रेजों ने पहले मुगल बादशाह से ये साइन तो करवा लिया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो है टोटल दीवानी अधिकार जो होगा अभी हम लेंगे। इस पे साइन करवाया। और क्या साइन करवाया? उत्तरी सरकार, जो तटवर्ती इलाका है उत्तरी सरकार, उससे उसका भी जागीर हमें दे दो। उस पे भी साइन करवाया अंग्रेजों ने। अभी अंग्रेज क्या कहेंगे मुगल बादशाह को कि भैया तुम पहले दिल्ली में रहते थे, अभी तुम दिल्ली को भूल जाओ, अभी दिल्ली तुम हमें दे दो, अभी तुम कहाँ रहोगे हम बताते हैं। जब कहता है मुगल बादशाह तो भैया हम दिल्ली में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? तो अंग्रेज कहते रुको बताते हैं तुमको कहाँ रहोगे तुम। तो ये हो गया बंगाल, इधर हो गया अवध, इधर हो गया दिल्ली। बंगाल, अवध, दिल्ली। तो पहले मुगल यहाँ दिल्ली में रहते थे। ये हो गया अवध का इलाका।
तो अवध के पास अभी इलाहाबाद इलाहाबाद और कड़ा, ये दो शहर किसके पास थे इस टाइम पर? अवध के पास थे। तो अंग्रेजों ने अवध को तो हराया ही था। अंग्रेजों ने कहा अवध से, भैया ये तुम इलाहाबाद और कड़ा का चित्र हमको दे दो। अंग्रेजों ने कहा अवध से, तो अवध ने दे दिया। हार गया था बेचारा, क्या करता, देना पड़ा उसको। अभी अंग्रेज जो जो कहेंगे उसको मानना पड़ेगा अभी। तो अंग्रेजों ने इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र अवध से लेके किसको दिया? मुगल बादशाह को। कहा कि भैया तुम अभी दिल्ली भूल जाओ, तुम दिल्ली में अभी मत रहो, तुम यहाँ अवध के पास इधर कुछ क्षेत्र था, दो शहर थे इलाहाबाद और कड़ा। इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र किसको दिया? मुगल बादशाह को। कहा तुम अभी यहाँ पर शासन करो। अगर अंग्रेज चाहते तो मुगल बादशाह की कहानी यहाँ पर खत्म भी कर सकते थे। अंग्रेज चाहते तो अगर अंग्रेज मुगल बादशाह को यहाँ पर टपका सकते थे, आसानी से टपका देते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। क्लाइव के माइंड में क्या था कि आज पीछे जो है, मतलब पहले तो पूरे भारत पर किसका शासन था? मुगलों का ही शासन था। क्लाइव को ये बात पता थी कि कागज पर मुगलों का अभी भी दावा रहता है, आज नहीं तो कल पहले पूरे भारत पर जो है मुगलों का सांकेतिक पूरा था, अधिकार था पूरे भारत पर। मुगल पूरे भारत पर शासन करते थे, आज भी उनका सांकेतिक तौर पर दावा रहता था। तो क्लाइव को ये बात पता थी कि आज नहीं तो कल मुगल हमारे काम आएंगे, हम इसको संभाल कर रख लेंगे, तो आगे साइन करने पर हमें कोई भी साइन करवाना होगा तो ये हमारे काम आ जाएगा। तो इसलिए क्लाइव ने क्या किया? मुगल बादशाह को संभाल कर अपने पास रख लिया। कहा भैया तुम इलाहाबाद और कड़ा में रहो, दिल्ली को भूल जाओ। क्लाइव ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको ऐसा पता था क्लाइव को कि आगे एक हमारे काम आएगा, हमें कुछ भी साइन वगैरह करवाना हुआ, कागज पर हमारी स्थिति मजबूत करने में ये हमें काम आएगा, साइन करवाने में। अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहे थे? क्लाइव के माइंड में यह था कि भारत में या फिर ब्रिटेन में कोई हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई चुनौती ना दे सके उसके अधिकारों को लेकर, कि भैया तुम्हारे पास सबूत क्या है। तो इसलिए क्लाइव ने मुगल बादशाह को संभाल के रखा था इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र में। क्लाइव ने कहा तुम यहाँ पर रहो, इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र में तुम रहो, शासन करो अपना। तो अब भैया वो शासन कहाँ से करेगा? वो मुगल बादशाह कहता है भैया मैं शासन कहाँ से करूँ, मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं कैसे हमारे पास जो लोग हैं हम लोग कैसे वेतन देंगे, हम अपना खर्चा कैसे निकालेंगे? क्लाइव कहता है रुको बताते हैं तुमको। क्लाइव कहता है हम तुमको पेंशन देंगे। कहता है कितना दोगे? मुगल बादशाह कहते हैं कितना दोगे? तो कहते हैं, वो क्लाइव कहता है हम तुमको 26 लाख रुपए पेंशन देंगे वर्ष का, प्रति वर्ष इतना पेंशन तुमको देंगे, इसमें तुमको अपना खर्चा देखना है। तो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया किसको? क्लाइव ने दे दिया कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मुगल बादशाह को, और अपना शासन, अपना खर्चा संभालने के लिए, अपना खर्चा देखने के लिए 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन भी दे दिया। तो ये पॉइंट भी हम लोग नोट कर लेंगे। पहले तो क्लाइव ने ये दोनों पेपर पर साइन करवा लिया था। पहले क्लाइव ने ये दोनों पेपर पर साइन करवा लिया, उसको कहा बंगाल बिहार उड़ीसा हमें दे दो और उत्तरी सरकार का जागीर भी हमें दे दो। फिर उसके बाद कहा तुम अब दिल्ली को भूल जाओ और तुम इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र, ये दो शहर हम तुमको दे रहे हैं, यहाँ पर रहो। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह को कड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र दिया तथा 26 लाख रुपए 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान किया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम
आगे बढ़ते हैं। तो अभी अंग्रेजों ने बंगाल के शासक से संधि कर लिया, मुगल से संधि कर लिया, अभी अंग्रेज अवध से संधि करेंगे। तो लिखेंगे अगला हेडिंग, अवध 1765 में अवध के शासक अगस्त 1765 में अवध के शासक से संधि। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या समझौता हुआ। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा अवध के शासक को कि भाई अभी तुम सेना मत रखो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को कहा कि अभी तुम सेना वेना कुछ नहीं रखोगे, अभी तुम्हारी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी, अभी तुम्हारी जो अवध का सुरक्षा होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहेगी, अंग्रेजों ने कहा अवध को। अवध खुश हो गया, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अभी अंग्रेज क्या कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं बदले में तुमको उसका सेना का खर्च हमें देना पड़ेगा। आज कहता है अरे बकलवा, तो ये तो पहले बता देना चाहिए था ना। अंग्रेजों ने कहा तुम सेना नहीं रखोगे, अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहेगी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना देगी उसको सुरक्षा के लिए, सेना रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को, सुरक्षा करेगी अवध की, बदले में अवध को उस सेना का खर्च देना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये कहा गया। और क्या कहा गया, और हम आगे देखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर होगी। अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पर होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगी। अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगी, देखेंगे आगे। और बदले में अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ऐसे लिखेंगे, और अवध को बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को सेना का खर्च वहन करना पड़ेगा, या फिर सेना का खर्च देना होगा। तो पहले क्या समझौता हुआ कि अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगी, और अवध को बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को सेना का खर्च वहन करना होगा, सेना का खर्च देना होगा। तो अभी अंग्रेजों ने ये ऐसा क्यों किया, ऐसा समझौता क्यों किया अंग्रेजों ने? अंग्रेज तो चाहते तो अंग्रेज जीत चुके थे, बंगाल के शासक को, अवध के शासक को, मुगल को अंग्रेजों ने हरा दिया था। तो अंग्रेज चाहते तो मुगलों को हटा सकते थे रास्ते से, अवध को भी टपका सकते थे, यहाँ पर अवध को हटा के अवध के शासक को टपका के खुद यहाँ पर शासन कर सकते थे। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा क्यों नहीं किया? अंग्रेजों ने कहा तुम शासक रहो ना, तुम ही रहो, लेकिन
सेना हमारी रहेगी, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहेगी, सेना हमारी रहेगी सेना, सुरक्षा हम तुम्हारी करेंगे, लेकिन बदले में तुमको सेना का खर्च देना पड़ेगा। चाहते तो अंग्रेज अवध के शासक को हटा सकते थे, उसको हटा के अवध के नवाब को हटा के खुद भी शासन कर सकते थे, लेकिन अंग्रेज ने कहा नहीं, नवाब तुम ही रहो, शासन तुम करो, लेकिन हमारे इशारों पर करोगे, जो जो हम कहेंगे वो तुम करोगे। अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया कि अंग्रेजों को, क्लाइव को ऐसा लगता था, क्लाइव के माइंड में ये था कि पहले हमें जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो क्षेत्र मिल गया है, पहले हम उस पर अच्छी तरीके से अपना पैर जमा लेते हैं, पहले वहाँ पर अच्छे तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, फिर हम आगे आगे चलकर तो हम पूरे भारत पर नियंत्रण अपना करेंगे ही। पहले जो हमारे हाथ में आ जा रहा है उसको हम पहले अच्छे से संभाल लेते हैं, अच्छे से उस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन अंग्रेजों ने, ये अंग्रेजों के माइंड में ये था, क्लाइव के माइंड में ये था कि अवध हाथ से छूटना नहीं चाहिए, इतना हमें करके रखना है कि अवध हाथ से निकल ना जाए। तो इसलिए क्लाइव ने ये प्रावधान किया कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहेगी, सेना हम देंगे सुरक्षा के लिए, बदले में तुमको पैसे देने पड़ेंगे, सेना का खर्च देना पड़ेगा तुमको हमें। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, अभी उसका खर्च कौन उठा रहे हैं, अवध। तो अवध के खर्चे पर एक बड़ी सेना किसके पास आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। उसका खर्चा तो अवध ही दे रहा है, उसका खर्चा तो अवध ही चुका रहा है ना। तो अवध के खर्चे पर एक बड़ी सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई, और वो सेना आगे चलकर साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत ही काम आएगी। तो ये पॉइंट हम लोगों ने नोट कर लिया, आगे पॉइंट नोट, आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे कुछ ऐसा हुआ कि जब अंग्रेजों ने हरा दिया अवध के नवाब को, उसको नवाब बनाया, फिर से रहने दिया, कहा कि ठीक है तुम नवाब रहो, हम शासन तुम करो। तो फिर अंग्रेज उससे कुछ लेंगे ना, पैसा वगैरह तो लेंगे। तो अवध ने बड़ी राशि, लगभग 50 लाख रुपए कुछ गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दिया था, मुआवजे के रूप में, गिफ्ट के रूप में अंग्रेजों को दिया था। लगभग 50 लाख रुपए कुछ एक बड़ी राशि दी थी अवध ने। तो उसको भी नोट कर लेंगे हम लोग। अवध ने अवध ने एक बड़ी राशि उपहार एवं मुआवजे के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। अवध ने एक बड़ी राशि उपहार एवं मुआवजे के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। अवध ने एक बड़ी राशि उपहार एवं मुआवजे के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। ब्रैकेट में लिख लेंगे 50 लाख रुपए। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और क्या कहा अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कहा कि हम, यानी कि कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अवध में जो भी व्यापार करेंगे उस पर उन्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं रहेगी, यानी कि वो अब अवध में फ्री ट्रेड करेंगे। अवध में जो भी व्यापार करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को कोई टैक्स देने की, कोई कर देने की जरूरत नहीं है, यानी कि फ्री ट्रेड करेंगे अब। तो ये भी समझौता किया गया, तो इसको भी हम लोग नोट करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को अवध अवध में करमुक्त करमुक्त व्यापार की अनुमति दी गई।
ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को अवध में करमुक्त व्यापार की अनुमति दी गई। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी जब क्लाइव आ गया था भारत में दोबारा, जब क्लाइव को दोबारा बंगाल का क्लाइव को जब दोबारा बंगाल का तो अभी जब क्लाइव को भेजा गया था दोबारा, बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया था, क्लाइव को जब दोबारा भेजा गया, तो अभी क्लाइव से पहले ये संधियां कर ली गई थी। किससे? नजमुद्दौला से। क्लाइव के आने से पहले बंगाल से संधियां कर ली गई थी। क्या संधि की गई थी? उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये था बंगाल बिहार नहीं। तो अभी हम लोग बात करेंगे, कुछ पॉइंट हम लोग नोट करके लिख लेंगे। तो जो बंगाल का नवाब था नजमुद्दौला, नजमुद्दौला क्या कहता है, भैया तुमने बंगाल बिहार उड़ीसा पूरा जो है यहाँ का दीवानी अधिकार तो ले लिया, दीवानी अधिकार तुमने पूरा यहाँ का ले लिया, पूरा यहाँ से जो इनकम होगा तुम वहीं ले लोगे, तो हम नवाब हैं, तो हम अपने खर्चे कहाँ से देखेंगे? अंग्रेज कहते हैं हाँ बात तो ससुरा ठीक कर रहा है यार, इस इस बकरोला को दे देते हैं। तो वो जो नवाब था नजमुद्दौला कहता है, अरे भाई हमको कुछ दो ना यार, हम अपने खर्चे चलाए, उसके लिए हमें कुछ पैसे तो लगेंगे ना। हम हमारे खर्चे हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे कर्मचारी हैं, उनको कुछ वेतन वगैरह तो देना पड़ेगा, हमें हमें अपने खर्चे तो देखने पड़ेंगे ना। पूरा इनकम तो तुम ही ले रहे हो। इंडिया कंपनी को कहता है, नवाब कहता है अंग्रेजों को, पूरा इनकम तो तुम ही ले रहे हो, हमें तो कुछ खर्चे के लिए दो ना। तो अंग्रेज कहते ठीक है ससुरा, दे सकते हो, रुक। तो जो क्लाइव था, क्लाइव क्या करता है अभी, क्लाइव कहता है ठीक है हम तुरा को 52 लाख रुपए देंगे प्रति वर्ष का। बंगाल के नवाब से पहले संधि की जा चुकी थी, क्लाइव के आने से पहले बंगाल के नवाब से संधियां हो गई थी। अगस्त 1700, हमने बात किया फरवरी 1765 में नजमुद्दौला से संधि हो गई थी। क्लाइव के आने के बाद फिर से एक संधि की जाती है, तो उसमें ये प्रावधान किया जाता है, प्रति वर्ष हम तुमको 52 लाख रुपए देंगे। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। उसकी उसकी बात सही थी कि भैया जब पूरा इनकम बंगाल बिहार उड़ीसा का जब तुम ही ले रहे हो, अंग्रेज ही ले रहे हैं, तो नवाब तो सही कह रहा था। तो अंग्रेज कहते ठीक है चलो तुमको हम कुछ पेंशन वगैरह दे देंगे, तुम अपना उससे अपना खर्चा संभाल लेना। तो नोट करके लिखेंगे बंगाल, बंगाल के शासक से एक और संधि की गई, जिसमें बंगाल के शासक से बंगाल के शासक से एक और संधि की गई, जिसमें बंगाल के शासक को बंगाल के शासक को प्रशासनिक खर्चों के लिए इसमें बंगाल के शासक को प्रशासनिक खर्चों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 52 लाख
रुपए देने का प्रावधान किया गया। बंगाल के शासक से एक और संधि की गई जिसमें बंगाल के शासक को प्रशासनिक खर्चों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 52 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों आप लोग क्या करिए, हम क्या करेंगे अभी इसके आगे की जो चर्चा रहेगी हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे की चर्चा हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में जो बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने जीत लिया, तो बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों को क्या क्या फायदा हुआ, बक्सर के युद्ध का अंग्रेजों के दृष्टिकोण से, ईस्ट इंडिया कंपनी के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, तो उसको हम लोग देख लेंगे अगले वीडियो में। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।